पिछली कक्षा में हम लोगों ने शुरू किया था ट्रेड वॉर पर बात करना, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रेड वॉर होते थे इंग्लैंड फ्रांस इन दो देशों के बीच में अपने शुरुआत से, और जब ये भारत में आए तो कैसे कैसे इन लोगों का ट्रेड वॉर हुआ, और भी अलग अलग कंसेप्ट को हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। अब इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और जहां पर हम लोग पिछली कक्षा में रुके थे वहीं से इस अध्याय को आगे बढ़ाया जाएगा और बात किया जाएगा तीनों कार्नेटिक वार का। और यहाँ पर बात होगी कि ये तीन कार्नेटिक वार जो है ये कब कब हुए और इसका क्या अर्थ क्या महत्व रहता है भारतीय इतिहास में। जहां तक की बात है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार आप लोगों को जो पढ़ना है उसके अनुसार आप लोग कक्षा 8 में हैं और सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को इस अध्याय में यानी कि फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर वाले चैप्टर में अध्याय में यह सारा कुछ पढ़ना है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सामने जो आप लोगों को दिख रहा है यह पृष्ठ संख्या 71 है पारस प्रकाशन पुस्तक का सोशल साइंस। या आप लोगों के पास पुस्तक है, अगर नहीं है तो आप इस पुस्तक को लें। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग कार्नेटिक वार की, तीन कार्नेटिक वार की, क्योंकि ये कार्नेटिक वार ही था यानी कि एंग्लो फ्रेंच वार ही था जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच का जो लड़ाई था, कम से कम कहें तो व्यापार वाली जो लड़ाई थी वो शांत हो गई, लगभग खत्म सा हो गया और अंग्रेज शासन जो है, जो ब्रिटिश रूल है, वो भारत में स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं तीनों कार्नेटिक वार की। पहला कार्नेटिक वार 1746 से 1748 के बीच में होता है, यानी कि पहला एंग्लो फ्रेंच वार जो है वो 1746 से 1748 में होता है। कार्नेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्नेटिक रीजन में हुआ था, या फिर कहें तो कार्नेटिक रीजन का मतलब होता है जब बंगाल की खाड़ी भारत के मानचित्र को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक अध्याय में, वहां पर आप सारा कुछ ये जान चुके थे कि बंगाल की खाड़ी क्या होता है, अरब सागर किधर है, द ग्रेट हिमालय किधर है, तो इंडियन ओशन किधर है। ये भारत के चारों ओर, अगर कहें तो भारत की चौहद्दी की बात करें तो सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। तो जो कार्नेटिक रीजन है, कार्नेटिक क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट, ये जो कोस्टल रीजन है इधर साइड का जो क्षेत्र है इसको कार्नेटिक रीजन कहते हैं, कार्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। और अगर सीधा सीधा देखा जाए, राज्य के हिसाब से देखा जाए, तो ये अभी के आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन और तमिलनाडु पूरे का पूरा ये है। तो इसी को हम लोग कार्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। और कार्नेटिक वार जो है वो इसी क्षेत्र में हुआ था, इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था, इसीलिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वाले इस तीन लड़ाई को हम लोग कार्नेटिक वार भी कहते हैं, जिसको एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है एक सिनोनिम के तौर पर। एंग्लो फ्रेंच वार का सिनोनिम जो है वो कार्नेटिक वार है। बात करते हैं आगे फर्स्ट कार्नेटिक वार का। A war broke out in Europe between France and England। अब कार्नेटिक वार है तो ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, बात करते ही आ रहे हैं, ये जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। It led the clashes between the British and the French companies also। अब जब दो देश के बीच में लड़ाई होगी तो दो देश के हर चीज के बीच में लगभग लड़ाई होगी, और चूंकि ये ट्रेड वार है तो कंपनियों के बीच में तो लड़ाई होगी ही होगी। It ended in 1748। ये 1748 में इंड हो जाता है। ऊपर ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 48 में जा रहा है, तो 48 में तो इंड होगा ही होगा। अब कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस वार, अब ये जो वार था इसका परिणाम क्या निकला, तो अब उसकी बात कर ली जाए। नाइदर साइड मेड एनी टेरिटोरियल गेन। दोनों पक्ष यानी कि ना तो इंग्लैंड और ना तो फ्रांस किसी को क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ, कोई भी ज्यादा क्षेत्र नहीं बढ़ा पाया इस युद्ध के बाद, वहीं का वहीं रह गया। द वार एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रूलर ऑफ द साउथ इंडिया। इस युद्ध से जो दक्षिण भारत के जो शासक थे उनकी कमजोरी जो है वो उजागर हो गई। It was shameful that the Nawab of Carnatic could not stop foreign war in his own kingdom। यह शर्म की बात थी कार्नेटिक क्षेत्र के यानी कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट वाले क्षेत्र के नवाब की, कि वो इस फॉरेन वार को यानी कि ये जो विदेशी युद्ध हो रहा था दो यूरोपियन देश के बीच में अपना व्यापार बढ़ाने का, उसको रोक नहीं पाए, असफल हो गए।
डुप्लेक्सिस, या ये जो है ये डुप्लेक्स है, ये चित्र में दिख रहा है व्यक्ति है, द गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी, यह गवर्नर था फ्रांस के कंपनी यानी कि फ्रेंच कंपनी का, वाज वेरी कैपेबल एंड डिप्लोमेट, वह बहुत ज्यादा गुणी, सक्षम, और कहें तो अगर जो राजनीतिक और ये सारी चीजों की बात करें तो उन सारी चीजों में इसकी सक्षमता थी, अच्छी खासी थी। He took advantage of the weakness of the southern state and could increase the influence of the French company. अब वो सारा कुछ जानकार था, डिप्लोमेट था, राजनीतिक था, कैपेबल था, हर तरीके से इन सारे चीजों में उसकी सक्षमता थी। तो वो देख रहा था कि जो साउदर्न स्टेट हैं, भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, वहां पर वहां के राजाओं से लेकर सारे चीजों में कमजोरी है, वो लोग ना सही से लड़ पा रहे हैं, ना सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके वीकनेस को इसने एनालाइज किया और एनालाइज करके अपने फ्रेंच कंपनी को, अपने फ्रेंच टेरिटरी को आगे बढ़ाया, विस्तार किया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वार की, जो कि 1749 से 1754 के बीच में चला। यही व्यक्ति जो है डुप्लेक्स interfered in Carnatic and Hyderabad after the death of their ruler. जब कार्नेटिक और हैदराबाद के रूलर शासक की मृत्यु हो गई तो यही व्यक्ति जो है यहाँ पर भी हस्तक्षेप करता है, वर्ष 1749 से 1754 के बीच में। He got success to set up the puppet ruler in these two states as to fulfill the French interest. और यह उसमें सफल भी हो जाता है, और एक कठपुतली सरकार यानी कि जो इसके इशारे और फ्रांस के इशारे पर फ्रेंच इंटरेस्ट के इशारे पर सारा कुछ चले, वो ये स्थापित भी करवा देता है, और फिर वहां पर फ्रेंच इंटरेस्ट यानी कि फ्रांस के हित को साधा जाता है। द ब्रिटिश मैनेज टू डिफीट द फ्रेंच प्लान अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गॉट मेड मोहम्मद अली एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक। अब क्या होता है कि अब ये कार्नेटिक वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो एक तरफ फ्रांस होगा तो दूसरी तरफ तो इंग्लैंड होगा ही होगा। तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो अपना विस्तार कर रहा है। सेकेंड कार्नेटिक वार के अधीन बात कर रहे हैं हम लोग, 1749 से 1754 के बीच में फ्रांस वाले अपना विस्तार कर रहे हैं। भारत के जो कमजोर और मूर्ख शासक है उनको और ज्यादा कमजोर और मूर्ख बनाया जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है, तो उसके बाद पपेट गवर्नमेंट बनाया जा रहा है फ्रांस के द्वारा फ्रेंच इंटरेस्ट को साधने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अंग्रेज थे यानी कि जो दूसरा पक्ष था वो इस फ्रेंच प्लान को हरा दे रहा है, या फिर इस फ्रेंच प्लान को, इस फ्रेंच नीति को, योजना को खत्म कर दे रहा है अपने योजना के तहत। और वहां पर जो उसका लीडरशिप यानी कि नेतृत्व जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति था, और जो कार्नेटिक का नवाब जो है वो मोहम्मद अली को बनाया जाता है ब्रिटिश शासन के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। फ्रेंच जो प्लान था उसको फेल कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, फ्रेंच रणनीति, नीति, योजना को समाप्त कर दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर इन लोगों का अधिकार हो जाता है, और फिर यहाँ पर इसके अनुसार यानी कि अंग्रेजों के अनुसार, यानी कि इंग्लैंड के अनुसार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो मोहम्मद अली के तौर पर चलाया जाता है, अपने हित को यानी कि इंग्लिश हित यानी कि इंग्लैंड के हित को ध्यान में रखते हुए। अब बात करेंगे द रिजल्ट ऑफ द वॉरवेयर। अब ये जो युद्ध हुआ जहां पर फ्रेंच प्लान को डिफीट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई करके, तो अब इसका क्या क्या कंसिक्वेंस, रिजल्ट, क्या क्या परिणाम देखने को मिला। तो द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट एंड साइंड अ पीस ट्रीटी। फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो हार स्वीकार करता है और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करता है। द ब्रिटिश डिमांड टू सेंड बैक डुप्लेक्स टू फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड। अब ब्रिटिश का डिमांड होता है, चूंकि जब यह युद्ध होता है तो वो जो फ्रेंच वाला जो डिप्लोमेट था उसको ये लोग अपनी हिरासत में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, युद्ध के बाद अब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो अपना हार स्वीकार कर लेता है, कहता है कि चलो हम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन तुम मेरे उस व्यक्ति को, डिप्लोमेट को छोड़ दो। तो ये लोग भी मान जाते हैं, ये लोग भी छोड़ देते हैं।
दिस वाज अ बिग ब्लो टू द फ्यूचर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो फ्रेंच कंपनी का भविष्य जो भारत में था उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। द सेकेंड कार्नेटिक वार वाज एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश ओवर कार्नेटिक। ये जो सेकेंड कार्नेटिक वार है ये तो साफ साफ दिख ही गया ना कि यहाँ पर ब्रिटिश का यानी कि ब्रिटिशर्स का शासन जो है कार्नेटिक क्षेत्र में, सुपरमेसी जो है कार्नेटिक क्षेत्र में हो गया, बढ़ गया। आगे बात करेंगे अब थर्ड कार्नेटिक वार का। फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 1748, 1749 से 1754 सेकेंड कार्नेटिक वार। अब तीसरे कार्नेटिक वार में आते हैं 1757 से 1763 के बीच में ये होता है। कार्नेटिक यानी कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, सीधा सीधा बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज। थर्ड कार्नेटिक वार। With the beginning of the war in Europe, the English-French rivalry started and the British could get success in the Battle of Plassey in 1757. अब क्या होता है, ये सब तो बात हम लोग कर ही रहे हैं ना कि यूरोप में जो है इन दोनों के बीच में जब वार की शुरुआत होती है यूरोप में, तो इन दोनों देशों के बीच में यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में राइवलरी होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश कुड गेट सक्सेस ऑफ, ब्रिटिश जो है यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध में 1757 में जीत जाते हैं, यानी कि अपना सुपरमेसी फ्रांस के ऊपर इनका आ जाता है। द रिजल्ट ऑफ थर्ड कार्नेटिक वार क्या था, अब इसके परिणाम क्या निकले 1757 से 1763 वाले युद्ध में, तो द फ्रेंच ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया वाज ब्रोकन। अब फ्रांस का जो सोच था, जो सपना था कि भारत में एक अपना एम्पायर जो शासन है वो बनाया जाए, स्थापित किया जाए, तो वो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की जीत हो गई। पौंडीचेरी एंड अदर फ्रेंच सेटलमेंट वेयर रिटर्न टू द फ्रेंच बट दे कुड नॉट बिल्ड फोर्ट और स्टेशन ट्रूप। जो पौंडीचेरी है, जो अभी का पुडुचेरी उस समय का पौंडीचेरी, और भी जो अलग अलग जो फ्रांस वाले जो क्षेत्र थे जहाँ पर फ्रांस का थोड़ा बहुत शासन हुआ करता था, वो अंग्रेजों के द्वारा लौटा दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अब ज्यादा यहाँ पर किला वगैरह नहीं बना सकते हो। द फ्रेंच सेटलमेंट वुड कंटिन्यू एज सेंटर ऑफ ट्रेड। ये जो फ्रेंच सेटलमेंट था यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ट्रेड के तौर पर चल रहा होता है, चलता है, कंटिन्यू रहता है। द ब्रिटिश सुपरमेसी वाज एक्सेप्टेड। जो अंग्रेजों का जो सुपरमेसी है, जो पावरफुलनेस है ओवर फ्रांस, ये दिखता है, ये फ्रांस के द्वारा माना भी जाता है और ब्रिटिश तो मानेंगे ही। तो 71 के बाद अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 72 पर, और आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग फैक्टर लेड टू द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ओवर द फ्रेंच। अब ये कुछ 4 फैक्टर दिए हुए हैं जो यह कारण बनता है अंग्रेजों का फ्रांस पर जीत का, यानी कि फ्रांस से अंग्रेजों की जो जीत होती है उसका मुख्य कारण ये 4 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी, यानी कि ब्रिटिश की जो नेवी और ये सारे लोगों की जो सैन्य और ये सारी चीजें जो थी, जो डिप्लोमेट ये थे, ये सब ज्यादा सक्षम थे, ज्यादा कुशल थे, ज्यादा सुपर थे, इसलिए ये लोग फ्रांस वाले को हरा गए। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश, आर्थिक शक्ति भी इन लोगों के पास अच्छी खासी थी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रांस, फ्रांस के तुलना में, तो यहाँ पर इन लोगों को जीत में मदद मिली। कैपेबल ब्रिटिश लीडरशिप, नेतृत्व भी इनका ज्यादा सक्षम था फ्रांस की तुलना में। और ब्रिटिश गवर्नर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरनल इंटरफेरेंस, और जो ब्रिटिश गवर्नर थे यानी कि जो सारे लोग कार्य कर रहे थे वो ब्रिटिश शासन से और अंदरूनी हस्तक्षेप से मुक्त थे, तो ये लोग अपने स्तर पे मुक्त होकर कार्य कर रहे थे और अच्छे खासे जीत हासिल करते चले गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो द ब्रिटिश फर्स्ट सेटल्ड इन बंगाल नियर हुगली रिवर। जो ब्रिटिश है वो सबसे पहले भारत के बंगाल क्षेत्र के हुगली नदी के पास अपना सेटलमेंट किए। दे सेट अप द फैक्ट्री विच हैड अ वेयर हाउस वेयर दे सेट अप द फैक्ट्री विच हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स, वेयर ये गलत है यहाँ पर वेयर होगा, WHERE होगी, ये वेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो लिख लेंगे आप लोग भी H अगर पुस्तक है तो यहाँ पर है कि दे सेटअप, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना फैक्ट्री जो है और गोडाउन जो है, और फैक्ट्री का जो गोडाउन है, वेयर हाउस को हिंदी में गोडाउन कहते हैं,
जहां पर वो सामान रखते हैं ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके या फिर स्टोर कर सके, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर स्थापित होता है। वेयर गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड एंड हियर ऑफिसर सेट्स, यहीं पर ऑफिसर जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। विथ द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड द मर्चेंट स्टार्टेड टू सेटल नियर द फैक्ट्री। अब चूंकि व्यापार में विस्तार हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो अब इधर उधर जाने से समय नष्ट हो। व्यापारी लोग हैं तो समय तो अपने आप में धन होता है व्यापार के लिए, तो ये लोग जो थे, जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, जो कुशल व्यापारी थे, जो साहसी व्यापारी थे, जो मर्चेंट एडवेंचरर थे, जो मर्चेंट थे, वो लोग वहीं पर रहना, उसी के आसपास रहना शुरू कर दिए। आफ्टर फोर्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी द नेक्स्ट स्टेप वाज टू गेट जमींदारी राइट ओवर द विलेजेस। अब ये सारा कुछ सिक्योरिटी और ये सारी चीजों की बात पे, इन सारे नाम पे तो सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ कि अब जमींदारी और भी जो गांव के अलग अलग जो राइट्स हैं और जो विलेज राइट से जुड़ा हुआ जो जमींदारी प्रथा है, अब इस पर भी ये लोग अपना कब्जा चाहते थे और कर भी रहे थे। द कंपनी परसुएडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिसर ऑफ द कंपनी ट्रेड इंडिविजुअली विदाउट पेइंग ड्यूटीज। अब क्या होता है कि ये जो व्यापारी हैं, क्योंकि अभी इनका शासन उस समय हुआ नहीं था, तो जब ये शासन हुआ नहीं था उस समय औरंगजेब शासक था, तो ये औरंगजेब से एक फरमान या फिर कहें तो एक ऑर्डर पास करवाते हैं, जहां पर यह एक अधिकार लेना चाहते हैं कि वो जो व्यापार करे वो कर मुक्त हो और उनके ऑफिशियल जो व्यापार करे वो अपना कर मुक्त और ये सारे चीजों पर करे, यानी कि इनको टैक्स न देना पड़े, इन कंपनियों को टैक्स न देना पड़े। ऐसा प्रावधान ये लोग उस समय के तत्कालीन शासक औरंगजेब से चाहते थे, जो इन्होंने करवाया। इट कॉज अ लॉट ऑफ लॉस टू द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद काली खान फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत व्यापक नुकसान हुआ इस फरमान से। किसको? तो उस समय के तत्कालीन नवाब ऑफ बंगाल जो मुर्शीद काली खान था, उसके बाद जो अलीवर्दी खान आया और उसके बाद जो सिराजुद्दौला आया जो कि नवाब ऑफ बंगाल बना। इन लोगों को आर्थिक रूप से और भी अलग अलग तरीके से बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो थी ये सब हम लोगों ने कार्नेटिक वार से जुड़े हुए पहलुओं के अंतर्गत देखा। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड कंपनी, यानी कि कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो टेंशन, जो मतभेद हुआ, उसका कारण क्या था। इन सारे चीजों की बात होगी, इस अध्याय में बात होगी, पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार बात होगी। लेकिन ये सारी बातें जो है वो अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।